हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों में आप लोगों ने कुछ चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश की होगी, मार्क्स कलेक्ट करने की कोशिश की होगी। टेस्ट हुई है, टेस्ट में आप लोगों ने सोचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की होगी। तो बेसिकली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करें। टू स्टोर द वाटर वी हैव टैंक, टू स्टोर द ग्रोसरी आइटम्स वी शुड हैव अ रूम। तो हर चीज को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ डिवाइस या कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि हम लोग चीजों को स्टोर कर सकें। ठीक इसी तरीके से साइंटिस्टों ने ये सोचा कि क्यों ना चार्ज को स्टोर किया जाए। चार्ज को स्टोर करने के लिए जब कंडक्टर को चार्ज देने की कोशिश की गई तो उसका पोटेंशियल बढ़ा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा पोटेंशियल भी बढ़ा, पर पोटेंशियल के बढ़ने के कारण एक स्टेज ऐसी आई कि उस सिंगल कंडक्टर के चारों ओर की एयर आयनाइज हो गई। इस आयनाइजेशन में न्यूक्लियर फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज सप्लाई करते हैं किसी सिंगल कंडक्टर को टू होल्ड दैट चार्ज बाय द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा एक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। वो न्यूक्लियर फोर्स केवल और केवल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जिसके कारण अगल बगल की एयर आयनाइज हो जाती है। एक बहुत डीप का विषय है जिसको यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब नहीं है, पर इस बात का ध्यान देना है कि सिंगल कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज देने की कोशिश करते हैं तो एयर आयनाइज हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब चार्ज Q इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो पोटेंशियल V का फॉर्मूला है कि Q by R, R इज व्हाट, रेडियस। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ने के कारण एयर आयनाइज हो जाएगी। तो सिंगल कंडक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज हम लोग नहीं दे सकते। चार्ज अगर नहीं दे सकते हैं तो हमारी जो स्टोरिंग की टेंडेंसी है, स्टोर करने की जो सोच है, वह यहां पर फेल होती नजर आ रही है। तो हम लोग जहां पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जिसके थ्रू चार्ज को हम लोग स्टोर करें, उस सिस्टम का नाम है कैपेसिटर। और इस बात का ध्यान देना है कि कैपेसिटर कभी भी सिंगल कंडक्टर से नहीं बनता है, यह कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच होल्ड्स द चार्ज फॉर इनफाइनाइट टाइम, दो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, पर वह चार्ज को होल्ड किए हुए है। जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो एक साथ चार्ज रिलीज कर सकता है या थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिलीज कर सकता है। जैसे कैमरे के फ्लैश में हम लोगों को एक साथ चार्ज की जरूरत पड़ती है, तो कैमरे के फ्लैश में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। वह कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब हम क्लिक करते हैं तो सडनली वह पूरी की पूरी एनर्जी को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। ठीक इसी तरीके से अगर हमें क्लॉक चाहिए, जो कि क्वार्ट्ज क्लॉक होती है या वॉल क्लॉक है, जो भी क्लॉक्स है उसके अंदर कैपेसिटर होता है। थ्रू सेल वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है और स्लोली स्लोली वह एनर्जी को रिलीज करता है इन क्वांटाइज्ड फॉर्म, जिसके कारण सेकेंड, मिनट और आवर्स की सुइयां, निडल्स आगे की ओर प्रोग्रेस करती हैं। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना है कि बैटरी या सेल और कैपेसिटर में बेसिक डिफरेंस क्या है। बैटरी या सेल में वी आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि हम लोग कैपेसिटर में दो चार्ज को स्टोर करते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स है। इस कैपेसिटर में एक कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होता है, या यूं समझ लें कि एक कंडक्टर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ज्वाइन करते हैं और दूसरा कंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं। उसके थ्योरीज को हम लोग और देखेंगे।
तो यहाँ पे कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच होल्ड्स द चार्ज, इन दिस केस इट होल्ड्स द एनर्जी बाय लोअरिंग द पोटेंशियल। उसको हम लोग डिटेल अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इस कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेज हैं। हम लोग के टेलीविजन सेट, हम लोगों के मोबाइल टच स्क्रीन, कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे Q is directly proportional to V और vice versa, तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है Q is equal to कांस्टेंट आता है C। उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी ऑफ सिंगल कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो फंक्शन है दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। यहां पे Q by V is equal to C। C is what? कैपेसिटी। ये कैपेसिटी हम लोगों की सिंगल कंडक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर विच इज नोन एज कैपेसिटर होती है। तो अगर C की यूनिट देखें तो C की यूनिट हम लोगों को मिल जाएगी कूलम पर वोल्ट एंड दिस कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड, FARAD। ये फैराडे नहीं है, इट इज फैराड। अब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए साइंटिस्टों ने दो चीजें सोची। एक तो चार्ज बढ़ाया तो भी कैपेसिटी बढ़ सकती है, पर इसके साथ लिमिटेशन है कि चार्ज को हम तभी बढ़ा पाएंगे जबकि इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक न हो। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर हम V को कम कर दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो V को कम करने के लिए कुछ तरीके सोचे गए। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि अगर स्फेरिकल सिंगल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, और अगर उसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ आवर अर्थ आल्सो। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपेसिटी ऑफ सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर। अगर सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस यहां पे r है, कैपिटल R लिख सकते हैं, उसके पास चार्ज q है, तो उस केस में इसका जो भी पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू हो जाएगा k q by r। ये तो निकल गया। फिर हम लोग को निकालना है q by v। q by v निकालने के लिए हम लोग उसको इधर ट्रांसफर करें तो r by k is equal to q by v and q by v is basically known as capacitance, basically known as capacity of single conductor। r वही है, इसकी वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught। Epsilon naught will go into numerator, so here we will get 4 pi epsilon naught r is equal to c। So this capacity is the of single spherical conductor। एक बात का ध्यान देना है, यह सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है। आने वाले समय में जो कि सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, में आपको मिलेगा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स स्फेरिकल शेप के मिलेंगे, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दो कंडक्टर सिलिंड्रिकल शेप के मिलेंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि आपके सिलेबस में है में हमें दो पैरेलल शीट्स मिलेंगी। उसकी कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला और बाकी चीजें हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी का फॉर्मूला मिल गया, C is equal to 4 pi epsilon naught r। लगे हाथ तो हम लोग कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकाल लें। कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ के लिए CE की वैल्यू हो जाएगी 4 pi epsilon naught रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ 4 pi epsilon naught की वैल्यू है 1/9 into 10 to the power 9 एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 10 to the power 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो CE कैपेसिटी ऑफ अर्थ मिल जाएगी हम लोगों को 64/9। यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक करते हैं पावर्स को। 5 पावर न्यूमरेटर में है, 10 to the power 5 माइनस 9 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों के पास 7.11। जब 64 को 9 से डिवाइड करेंगे एंड हियर इट इज 10 to the power -4। दिस थिंग वी मे रीराइट 711 into 10 to the power -6 या 711 माइक्रोफैराड इज द कैपेसिटी ऑफ आवर अर्थ। एक छोटे से कैपेसिटर
which is a combination of two conductors की कैपेसिटी 1000 to 2000 माइक्रोफैराड तक होती है। मतलब एक छोटे से कैपेसिटर की कैपेसिटी एक बहुत बड़ी अर्थ कैपेसिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा रख सकते हैं। इसमें दो तीन बार क्वेश्चन आया है, इज इट पॉसिबल टू प्लेस अ सिंगल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 500 माइक्रोफैराड इन अ कपबोर्ड इन एल्मेरा? क्या 500 माइक्रोफैराड का कोई भी सिंगल कंडक्टर हम लोग घर की अलमारी में रख सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर 500 माइक्रोफैराड का सिंगल कंडक्टर होगा तो उसकी साइज हम लोग निकाल सकते हैं, उसकी साइज हमारी मून से बड़ी निकलेगी। मून से बड़ी साइज के किसी भी कंडक्टर को अपने घर की अलमारी में रखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी और एक सिंगल कंडक्टर की अगर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो उसकी साइज भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां पे 1745 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने कैपेसिटर को सबसे पहले इन्वेंट किया टू होल्ड द चार्जेस। अभी हमने बताया कि इस चार्ज को होल्ड करने के बहुत सारे यूजेस हैं, घड़ी में, टच स्क्रीन में, हमारे घर के टीवी सेंटर्स में, हमारे घर के मोबाइल में। आने वाले समय में इसके बारे में डिटेल और भी चीजें पढ़ेंगे। जो भी फैन हम लोग यूज करते हैं उस फैन में कंडेंसर लगा रहता है, बेसिकली कंडेंसर का नाम ही कैपेसिटर है। और कैपेसिटर का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि यह डीसी कंपोनेंट को रोक लेता है, चेक कर देता है, एंड इट अलाउज टू पास द एसी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी ये थी। अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखना है, लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल करनी है, तो क्या होगा उसको देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है, प्लेट के रूप में है, प्लेट के रूप में लेके इसलिए चल रहे होंगे, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेबस में है, इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ज्वाइन कर लें तो इसके दोनों सरफेसेस पे अंदर और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये प्लेट है A। अगर इसके बगल में हम एक न्यूट्रल प्लेट रखते हैं, ये क्या है, B है, न्यूट्रल। अगर इस न्यूट्रल प्लेट को रखते हैं तो इस न्यूट्रल प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव, क्योंकि बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब negative charge of plate B will try to decrease the potential of plate A, but positive charge of plate B will try to keep constant the potential of plate A. Positive charge of plate B ये चाहेगा कि इसका पोटेंशियल उतने का उतना ही रहे और नेगेटिव चार्ज चाहेगा कि प्लेट A का पोटेंशियल कम हो। पर नेगेटिव चार्ज नजदीक है इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, जिसके कारण पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए थोड़ा सा कम हो जाएगा तो कैपेसिटी C जो की है Q/V, पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटी बढ़ गई, थोड़ा सा फायदा हुआ, पर इतने फायदे से काम नहीं होगा। तो अब साइंटिस्टों ने किया क्या कि जो सेकेंड प्लेट थी उसको उन्होंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जोड़ दिया। यहां पे एक बैटरी ले लेते हैं, बैटरी का एक टर्मिनल है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव। तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को प्लेट ए से जोड़ा गया और नेगेटिव टर्मिनल को प्लेट बी से जोड़ा गया तो हुआ क्या, इसका पॉजिटिव पोर्शन इसके साथ न्यूट्रल हो गया, इस प्लेट के ऊपर केवल और केवल नेगेटिव बचा। प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ने पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए को और ज्यादा कम किया
पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए जब कम हो गया तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्लेट्स का पोटेंशियल कम हो जाने के कारण जब पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गई। यहाँ पे बीच में दैट कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल रख के हम लोग इसके और भी कुछ फिनोमेना देखेंगे। पर अभी सबसे पहले हम लोग को एक चीज और जान लेनी है कि अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ते हैं, बैटरी अगर चार्ज है तो दोनों प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग चार्ज कैपेसिटर मानेंगे। डिस्कनेक्ट कर देने के बाद भी वह चार्ज उसके अंदर रहेगा। पर का ध्यान देना है कि नेट चार्ज कैपेसिटर का हमेशा और हमेशा 0 होगा। जब हमें हाई करंट की जरूरत होगी तो इस चार्ज को रिलीज करेंगे और जो भी चार्ज रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ करंट रिलीज होगा, जिसको हम लोग आने वाले समय में और डीप में देखेंगे। ये था प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। इस प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग से अब हमें डेफिनेशन मिली ऑफ द कैपेसिटर। ऑफ दिस कैपेसिटर विल बी इट इज अ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस made by the minimum two conductors. The one conductor is connected with positive terminal of battery, another conductor is connected with the negative terminal of battery, or it is connected with earth. In this we increase the accumulation of charges by lowering the potential. Potential को कम करके हम लोग accumulation of charges को बढ़ाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं कि देयर आर टू शीट्स ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप d। दोनों के बीच की गैप है d। यहां पे इसका सरफेस एरिया है a। दोनों प्लेट्स के सरफेस एरिया, कॉमन सरफेस एरिया हम लोग लेके चल रहे हैं a। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी EA और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी EB। EA एंड EB दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट का अपोजिट चार्ज है। तो उस केस में हमारे पास नेट E मिल जाएगा EA प्लस EB। और हम लोग लिख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड due to this is sigma by 2 epsilon naught। Here again sigma by 2 epsilon naught। तो यहाँ पे E की वैल्यू हमको मिल गई E is equal to sigma by epsilon naught। इसीलिए इस तरीके के फॉर्मूले प्रूव करने के लिए हम लोग केवल और केवल Q by V निकालेंगे एंड Q by V की वैल्यू C के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग बस E is equal to मिल गया E is equal to V by एंड यहां पे है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू बाई ए क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्यू बाई बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई जी इज इक्वल टू क्यू बाई बी एंड क्यू बाई बी इज इक्वल टू व्हाट? सी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हम लोग को मिल गई ए एप्सिलॉन नॉट बाई जी। तब है जब बीच में इसके एयर है। इसमें क्या है? एयर है। यहां पे और इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ रही है। अब वो चार्ज है नहीं है ये बात दूसरी है, बट इट कैन होल्ड मोर एंड मोर चार्ज इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। डी जब हम लोग घटाएंगे तो भी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब कि अगर सेपरेशन बिटवीन टू शीट्स या टू कंडक्टर्स के बीच की गैप कम करते हैं तो कैपेसिटी बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है, जरूरत पड़ने पे ज्यादा चार्ज वो रिलीज करेगा और ए बढ़ाने पे वह बढ़ रहा है। यहां अब हम लोग निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जब
दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, जैसे पेपर है, वुड है, ग्लास है, माइका है, इवन यू कैन पुट वाटर आल्सो। वाटर इज आल्सो अ बैड कंडक्टिंग मटेरियल, बट वाटर शुड बी प्योर। तो अब हम लोग निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इट। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि एनसीईआरटी बुक में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो है, पर इसके सॉल्यूशंस या इसके डेरिवेशन नहीं। जैसे हमने बताया कि ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सीबीएसई के क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having dielectric slab in it. Let two plates of equal effective area A, which are separated by D. दो प्लेट्स हैं जिसका नाम दे देते हैं A and B. Their areas are A, capital A. A dielectric slab, बैड कंडक्टिंग मटेरियल, जिसकी कितने हम लोग ले रहे हैं यहां पे T रखी हुई है बिटवीन टू प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग सेट कर दे रहे हैं इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल K। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज कैपिटल K। तो अब दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाले पोर्शन में और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो टोटल E को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, EA प्लस EK। K मींस K stands for dielectric material। EA की वैल्यू हम लोगों के पास है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और EK की वैल्यू है सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर दो चार्ज के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक बैड कंडक्टिंग मटेरियल आएगा तो उस बैड कंडक्टिंग मटेरियल के कारण दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाएगा, और जब फोर्स कम हो जाएगा फोर्स भी k टाइम्स कम होगा। फोर्स अगर k टाइम्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू है E = F/Q, F अगर k टाइम्स कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी k टाइम्स कम हो गई, तो सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट मिलेगा यहाँ। अब अगर हमारे पास दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, दो तरीके के पोटेंशियल्स भी मिलेंगे और पोटेंशियल मिलेगा हम लोगों को VA। V की वैल्यू हो जाएगी E A into gap in which the air exists। तो एयर किस पोर्शन में एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे एयर एग्जिस्ट कर रही है, वैक्यूम या फ्री स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है D माइनस T, ये इसकी थिकनेस है D। तो जितने पोर्शन में एग्जिस्ट कर रही है वो है D माइनस T। तो हम लोग पढ़ चुके हैं E into distance is equal to potential। तो VA की वैल्यू हो जाएगी EA D माइनस T। तो यहाँ पे VA हम लोग को मिल जाएगा, EA की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ है D माइनस T। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे VK। VK की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग के पास EK इनटू किस पोर्शन में यह इलेक्ट्रिक फील्ड EK वाली एग्जिस्ट कर रही है, यह EK वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। तो अब यहाँ पे EK की वैल्यू हम लोगों के पास है सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट और ये T। तो अब हम लोग को मिल गया है E, तो हम लोग को मिल गया है VK एंड VA। अब हम लोग यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V निकालेंगे, V विल बी इक्वल टू VA प्लस VK। क्योंकि स्केलर फॉर्म में पोटेंशियल होता है तो इसको रफली हम लोग ऐड कर देंगे। VA की वैल्यू हम लोग के पास
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस वी के की वैल्यू यहां पे निकाली गई है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। जो दो चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सो यहां हम लोग को मिल जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग मिल जाएगा q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां पे हम लोग को निकालना है q बाई v, तो q बाई v निकालने के लिए बाकी सारे टर्म्स को हम लोग उधर ट्रांसफर कर दें, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका जो एक्चुअल रूप है वह चेंज हो जाएगा। बट q बाई v इज इक्वल टू व्हाट, c, तो c हम लोग को मिल गया a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t बाई e। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन a dielectric slab is placed between the two oppositely charged plates or sheets। यहां पे अब हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कंडीशन है कि अगर पूरे के पूरे कैपेसिटर में कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, the dielectric slab is completely filled if dielectric material is completely filled, then what will happen, पूरा का पूरा जब भर जाएगा तो d will be equal to what, d dt के बराबर हो जाएगा। तब हम लोग लिख सकते हैं c k is equal to a एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पे है, d और t बराबर है तो यहां मिल जाएगा d माइनस d प्लस d बाई k। जब इसको ठीक ठाक करेंगे तो k न्यूमरेटर में आ जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट बाई d, तो c k की वैल्यू हो गई k a एप्सिलॉन नॉट बाई d। इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके कारण कैपेसिटी उतने टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। अगर हम लोग वाटर ले लेते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, 80, तो उस केस में एयर के मुकाबले कैपेसिटर की कैपेसिटी 80 टाइम्स हो जाएगी। यहां पे एक और चीज हम लोग को मिल रही है कि सी के इज इक्वल टू है k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, a एप्सिलॉन नॉट बाय d हम लोग को मिला था ca मतलब जब एयर थी दोनों प्लेट के बीच, तो यहां पे हम लोग को मिल गया ck बाई ca इज इक्वल टू k। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन मिल रही है कि इट इज रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric material is placed between the two parallel plates of oppositely charged to the capacity of same parallel plate capacitor without having dielectric material। और यहां पे हम लोग k की और भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और क्या क्या डेफिनेशंस थे हम लोग के पास, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू f a बाय f m का मीडियम, और एक और पढ़ी थी हम लोगों ने रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी E नॉट माइनस E। तो टोटल 4 डेफिनेशंस हम लोगों के पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की हैं। अब हम लोग सेकंड केस में देखते हैं, इफ we are putting so many slabs of different materials and of different thickness। अगर हम लोग अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, अलग अलग थिकनेस, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, थिकनेस है T1, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका है K2 एंड इसका है T2। तो उस केस में हम लोगों के पास जो भी कैपेसिटी मिलेगी C, वह कुछ मिलेगी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 लाइक से।
in denominator also plus T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3। इस तरीके से जितने भी स्लैब पड़ेंगे उनकी थिकनेस को हम माइनस कर देंगे टोटल गैप में से, और इसके बाद T by K आगे प्रोसीड करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर यहाँ पे दोनों अपोजिटली चार्ज शीट या प्लेट के बीच में हम लोग एक मेटल भर दें तो क्या होगा? मेटल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इनफाइनाइट, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नाउ इट विल नॉट बिहेव एज अ कैपेसिटर, नाउ इट विल बिहेव एज अ सिंगल कंडक्टर। तो यहाँ पे एक बहुत मेटल भर देंगे तो दोनों प्लेट शॉर्ट हो जाएंगी, फॉर्मूले के हिसाब से कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई, पर यह एक सिंगल कंडक्टर की तरह से आप बिहेव करेगा। अब हम लोग इसमें वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, चार्ज कैपेसिटर के अंदर अगर हम लोग स्लैब इंसर्ट करते हैं, एक्सिट कराते हैं, तो क्या क्या चीजें होंगी उसको हम लोग आने वाले समय में अगले वीडियोस में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का चेंज होता है। ओके, हैव ए नाइस डे।